चलिए स्टार्ट करते हैं अपने केस। पहली चीज आपके पास जो वेयर था, वेयर क्लॉज में ऑपरेटर्स जो हमने यूज किए थे कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन में आपके पास में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जैसे भी केस था वो हमने देखा था, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इसके साथ में स्पेशल कुछ ऑपरेटर हम थे इनके एडिशन में। टेक्स्ट के केस में लाइक ऑपरेटर आपके पास है जो हमने लास्ट टाइम देखा था। उसके बाद में नंबर के केस में बिटवीन एंड करके नया ऑपरेटर है इसमें, और ये नंबर और डेट दोनों के लिए चलता है। और एक लिस्ट ऑपरेटर और है जिसको ये कैरी करता है, जो इन यूज होता है। ठीक है, जो लास्ट देखे थे हमने यहाँ पे देख लेता है। अब ऑपरेटर्स में एक केस और आपके पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स का, तो देखा था लास्ट टाइम में, एंड और नॉट, एंड और। अब इस यूज के साथ में यूजर आता है कि मेरे पास टर्म आता है फंक्शंस का। फंक्शन में आपके पास काफी इनबिल्ट फंक्शन है इसके, जैसे एक्सेल में होते थे आपके पास लेफ्ट राइट सेंटर वगैरह जो फंक्शन थे उनको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास फंक्शंस की बात करते हैं, टेक्स्ट फंक्शंस, डेट फंक्शंस। टेक्स्ट के केस में आपके पास जैसे उसमें था एक्सेल में लेफ्ट राइट सबस्ट्रिंग करके एक सिस्टम है इसमें, अपर लोअर ऐसे सिस्टम आपको दे रखे हैं। डेट के केस में डेट ऐड, डेट डिफ, डेट पार्ट, डेट नेम केस दे रखा है। उसके बाद स्टैंडर्ड जो फंक्शन आपके दे रखी है मंथ, ईयर, डे वगैरह निकालने के सिस्टम दे रखा है। उसके बाद में जो नंबर है, नंबर के केस में जो स्टैंडर्ड फंक्शन है सारे अवेलेबल है, सम करने का, मैक्स, मिनिमम, एवरेज। काउंट आपके पास स्टैंडर्ड फंक्शन है, दोनों के लिए चलता है ये, टेक्स्ट और डेट के लिए भी, जो हम कैरी करते हैं। अब डिफरेंशिएशन क्या है, जो टेक्स्ट फंक्शन और डेट फंक्शन है ये आपके स्केलर फंक्शन के टीम आते हैं, स्केलर फंक्शंस। ये इट कैन बी पार्ट ऑफ वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज में इसको यूज कर सकते हैं। जबकि जो आपका जो फर्स्ट केस, नहीं सेकंड वाला केस है, ये आपका एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। एग्रीगेटेड और ग्रुप फंक्शन कह सकते हैं उसको। इट कैनॉट बी पार्ट ऑफ वेयर क्लॉज, सो वेयर क्लॉज में हम यूज नहीं कर सकते, जैसे हमारे लिमिटेशन है कि जो आपका डेटा, जो आपका सम मैक्स मिनिमम ये ग्रुप बेस्ड चलता है और आपकी डेटा के कॉन्टेक्स्ट में वो समराइज करता है। स्केलर फंक्शन रो बाय रो चलते हैं, इसलिए वेयर क्लॉज में आ सकते हैं ये। जब ये लेफ्ट लोगे, जितनी आपकी टेबल में रोज है हर एक के लिए लेफ्ट कैलकुलेट करेगा ये, या प्रोसेस करेगा। और जब एग्रीगेशन जो आपके रो बाय रो नहीं करेगा, आपका सिक्वेंशियल ग्रुप बाय करके कैरी करता है। जैसे मैंने डेटा लिया यहाँ पे, स्ट्रिंग फ्रॉम माय ऑर्डर आई सपोज है हमारे पास। Done. चलिए पहले हम टेक्स्ट फंक्शन की बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूट रो बाय रो। अच्छा, मैंने यहाँ टेक्स्ट वाली लिंक मैंने से शिप पॉइंट ले लिया या सेगमेंट। चलिए ठीक है, सिंगल कॉलम आया। इस पे आपके पास जो मैथ टेक्स्ट फंक्शन है, लेफ्ट सेगमेंट, दो कैरेक्टर नॉर्मल है, बस ऊपर आपका कॉलम नेम नहीं आ रहा। कॉलम नेम जैसे हम लास्ट टाइम देखा था, कॉलम नेम देने के लिए आप उसको हेडर दे सकते हैं, जो भी हेडर देना वो दे दो। ठीक है, ऐसे दो तीन फंक्शन इसके कंटिन्यूएशन में दे देते हैं। राइट है, केस सेंसिटिव नहीं, स्मॉल कैपिटल डेसिमल दे देना। ये मैंने राइट दे दिया हेडर्स का। उसके बाद में सबस्ट्रिंग मेरे पास फंक्शन है, सेगमेंट में से लेट्स से सेकंड पोजीशन स्टार्ट करके चार कैरेक्टर उठाने हैं, लेट्स से हाइपोथेटिकली। सेगमेंट पर टीएल चाहिए। तो लेफ्ट राइट सबस्ट्रिंग स्टैंडर्ड फंक्शन से कोई इसमें परेशानी नहीं है।
उसके बाद में अपर, लोअर तो हम कैरी कर सकते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अपर हेडर दे दिया मैंने इसका। तो सबस्ट्रिंग वही हो गया ना, जैसे हम वहाँ पे मेड यूज करते थे। बिल्कुल सही। तो ये मोरलेस सारे फंक्शन उसी से मैप्ड है, बस थोड़ा सा सिस्टम देखने के लिए उन्होंने नाम अपने हिसाब से। ये सबस्ट्रिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमनली यूज होता है पोर्शन निकालने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्योंकि ये स्ट्रिंग फंक्शंस हैं या टेक्स्ट फंक्शंस हैं, ये आपके वेर क्लॉज में जैसे मैंने कहा लेफ्ट साइड से सेगमेंट के 2 कैरेक्टर्स का सीओ हो निकाल लो। लॉजिक ठीक है, बिल्कुल ही कोई परेशानी नहीं उसमें। तो वेर क्लॉज में भी टेक्स्ट फंक्शंस आपके आ जाएंगे। तो उसने क्या करा, लेफ्ट जिसका 2 कैरेक्टर सीओ थे उसने उठा के उसको फिल्टर कर दिया। तो जो रादर 499 में से 1222 या 1212 जो रिकॉर्ड्स हैं आपके से मैच कर रहे हैं, ये टेक्स्ट फंक्शन कैटेगरी में है। और एक जेनरिक फंक्शन और है, आपको जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे हम लेंथ करके यूज कर सकते हैं, कितने कैरेक्टर उस कॉलम में है रो के अगेंस्ट में। ऐसे मैं वेयर क्लास पढ़ा देता हूँ टाइम में। होम ऑफिस में 10 कैरेक्टर है, कंज्यूमर में 8 है, कॉर्पोरेट में 9 कैरेक्टर्स। ये हम यूज करेंगे आगे कोई स्पेसिफिक डायनामिक इकोसिस्टम बनाने के लिए। और उसके बाद में डेट फंक्शन आपके पास है। डेट के केस में जैसे स्टैंडर्ड एक्सेल में टुडे डेट है जैसे आपके पास, या नाउ फंक्शन है, ऐसे आपके पास यहाँ पे भी इनबिल्ट फंक्शन कुछ दे रखे हैं, गेट डेट करके एक इनबिल्ट फंक्शन आपके पास है। इनकेस आप चाहो तो सिस्टम की डेट को टाइम के साथ रिट्रीव कर सकते हो। तो इस समय सिस्टम में डेटा हो रही है उसको रिट्रीव करेगा। और आपके जैसे मेरे पास में मेरी टेबल में ऑर्डर डेट करके कॉलम एक पास है, फ्रॉम माई ऑर्डर, इस पे हम फंक्शन चलाते हैं अपने। जैसे ऑर्डर डेट आपके पास कॉलम है और डेट फॉर्मेट का डेटा है, ध्यान रखना डेट फॉर्मेट कैसे आइडेंटिफाई होगी। आप यहाँ से हेल्प करके एक प्रोसीजर बना हुआ है, SP_help, या टेबल का नाम दे दो। ये उस टेबल के कॉलम की डिटेलिंग आपको दे देगा किस टाइप की वैल्यू होगी। ठीक है, डेट फंक्शन से डेट कॉलम पे चल पाएंगे, दूसरे पे नहीं चल पाएंगे, इसलिए आप वेरीफाई कर लो डेट कॉलम है या नहीं। ठीक है, अब हमने क्या करा, और दूसरा ऑप्शन क्या देखने का आपके पास, डेटाबेस जो आपका चूज कर रखा है WE यही था, टेबल माई ऑर्डर, या कॉलम के साथ में डेटा दिखाता आपको, डेट टाइम वेरिएबल वगैरह दे रखा जो पड़ती है बेटर, लेकिन ये ऑप्शन है, इससे हमेशा आपको जल्दी और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब कहते हैं इसमें से मेरे पास में डेट फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन जो हम कैरी कर रहे हैं, लेट्स से मेरे पास इसका पोर्शन निकालना है, मंथ जैसे एक्सेल में था वो आप कैरी कर सकते हो। कॉपी पेस्ट मान लिया मैंने इसको, मंथ, ईयर, डे, सारे तीनों तीनों ऑप्शन आपके उसमें से एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। इनकेस वो उसमें टाइम भी आ रखा है तो आवर, मिनट, सेकंड भी आपके ऑप्शन है जिसको आप रिट्रीव कर सकते हैं कैरी करने के लिए। लेट्स से मैं इसको हेडर दे देता हूँ, मंथ, ईयर और डे। जो कॉमनली यूज होते हैं वो फंक्शन ये है, डेट पार्ट सबसे ज्यादा यूज होता है फंक्शन। ईयर जो ईयर मंथ है इसके तो डायरेक्टली फंक्शन, लेकिन आपको स्पेसिफिक डिटेलिंग चाहिए तो आपके पास डेट पार्ट, कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस बार शॉर्टकट है आपके पास। फंक्शन लिखने के बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट होने के बाद आपको कंट्रोल स्पेस बार क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा वो डिटेलिंग। ये कहता है इसमें यही ऑप्शन है, जैसे एक्सेल में था ना आपको 4-5 ऑप्शन लिखने, वैसे ही आपको कि इसमें से कोई स्पेसिफिक है, डे चाहिए, मंथ चाहिए, ईयर चाहिए, कैसे चाहिए वो आप कैरी कर सकते हो। जैसे हमने मंथ दे दिया आपको TH, कॉलम का नाम कैरी कर दिया, उसकी मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग। और यहाँ पे इनकेस मंथ आपको टेक्स्ट में चाहिए तो डेट नेम करके फंक्शन है, ये सब मंथ नेम के लिए और किसी के लिए यूज नहीं करना इसको, और कहीं वो उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। अथवा बाकियों के लिए सेम रिजल्ट देगा डेट पार्ट का जैसे आता है, और डेट नेम में बेनिफिट आपका क्या है, वो इंग्लिश में आपको मंथ का नेम दे देता है। अदरवाइज नॉर्मली जो आप डेट पार्ट यूज करते हो
वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू आएगा। इसमें जैसे हमने सिलेक्ट ऑर्डर डेट एक बार कर दिया कि हम उस पे हम फंक्शन लगा रहे हैं, तो बार बार हर एक उसके लिए भी हमको ऑर्डर डेट सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, फंक्शन में पैरामीटर देना पड़ेगा, पैरामीटर देना पड़ेगा। क्योंकि ऑर्डर डेट जो आपको दिख रही है ये तो जस्ट रेफरेंस पॉइंट के लिए है। अभी हटा दो ऐसे समझ लो फंक्शन चलेगी नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो जस्ट रेफरेंस के लिए दे रखी है आपने, क्योंकि वो दिखती रहे पहले कंपैरिजन के लिए। ऑर्डर डेट जो यहाँ जा रही है ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है, तो हर एक की जगह उसको आपको इनपुट देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ चैलेंज करेगा उसको। ठीक है, ये आपके पास में। और यहाँ पे एक और केस लेते हैं, लेट्स से डेट डिफ। मुझे लेट्स से आज की डेट और ऑर्डर डेट के बीच में, ठीक है, स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों ले लेते हैं। मुझे इंटरवल किस फॉर्म में चाहिए, लेट्स से मुझे मंथ चाहिए, लेट्स से किस डेट में, ऑर्डर डेट में, ऑर्डर डेट कॉमा आज की डेट। तो ये डेज आ गए, या डिफरेंस बोलता हूँ, डेट डिफरेंस। अब इस वाले केस में वो नंबर ऑफ डेज का उसके कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस दे देगा कि ऑर्डर डेट के कॉन्टेक्स्ट में और आज की डेट में डिफरेंस कितना है, मंथ के फॉर्मेट में, सॉरी मंथ का यहाँ पे। और यहाँ पे डे होता तो कॉरस्पॉन्डिंगली डे दे देता, कोई परेशानी नहीं है उसको, जो पैरामीटर आपने दिया उस पैरामीटर के कॉन्टेक्स्ट में चेंज करता है। ठीक है, डे, मंथ, ईयर, मिनट, सेकंड, जो भी आपके पास डेटा पॉइंट उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं चीजों के साथ में, काफी पॉपुलर यूज केस है। दूसरा आता है डेट ऐड। मैंने कहा मुझे जो ऑर्डर डेट थी उसमें हम 100 डेज की वारंटी दे रहे थे, ठीक है, मैं वारंटी डेट चाहिए सपोज 100 डे वारंटी डेट, लेट्स से जस्ट हेडिंग दिया मैंने। अब इसको जो ऑर्डर डेट है उसमें 100 डेज ऐड करके आपको डेट कंफर्म कर देगा ये। मेरे पास ये 11/11/14 आपके पास अराउंड फरवरी के आसपास क्या है चला जाएगा मेरा 100 डेज करने के लिए। तो इसने हम कंपेरिजन एज निकालने का सिस्टम आपके पास है कि मुझे कोई स्पेसिफिक डेज की एज देखनी है कि उस एज में कितना आ रहा है, या डेट, दो डेट के बीच में एज देखनी है तो डिफरेंस आ गया। तो ये यूज केसेस है, और क्योंकि ये स्केलर फंक्शन है और ये वेयर क्लॉज में आ सकते हैं। मैंने यार डेट पार्ट मैंने कहा ईयर चाहिए किसका, ऑर्डर डेट का, जहाँ पे वो 2014 हो, लेट्स से। जितने फंक्शन आपने करे हैं वो आपको रिटर्न कर देंगे। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट के जितने फंक्शन आपने स्क्रीन पर देखे सारे आपके स्केलर फंक्शन है, और स्केलर कैटेगरी में हम उनको यूज कर सकते हैं। तो ये स्केलर फंक्शन इसमें डेसिमल्स में भी वैल्यू ले लेता है। हाँ, इनपुट आप ले सकता है। स्केलर फंक्शन में इनपुट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोसेसिंग के लिए आपके पास कहता है जो प्रोसेसिंग आप कर रहे हो उसके कॉन्टेक्स्ट, जैसे मेरे पास में ये फंक्शन जो जितने भी यूज करें डेट के हैं तो डेट ही इनपुट लेगा वो, ठीक है, और टेक्स्ट फंक्शन डेट टेक्स्ट ही इनपुट लेगा। नंबर फंक्शन है वो डेसिमल नॉन डेसिमल दोनों ले सकता है। तो फंक्शन के पैरामीटर डिफाइन करते हैं क्या इनपुट लेगा वो। तो यहाँ पे आपके पास में अब आते हैं नंबर फंक्शन, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है ये। लेट्स से मैंने क्या करा, सेलेक्ट, लेट्स से सेल्स निकाला और प्रॉफिट निकाला फ्रॉम माय ऑर्डर। ठीक, नॉर्मल डेटा है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। अब उस फंक्शन लाने स्टार्ट करते हैं इसमें। लेट्स से मैंने क्या करा यहाँ पे सेलेक्ट सम ऑफ सेल निकाला, मैक्स ऑफ सेल्स, मिनिमम ऑफ सेल्स, और लेट्स से एवरेज ऑफ सेल्स, और काउंट ऑफ सेल्स ट्रांजेक्शन सिखाएगा, यूनिक नहीं, फ्रॉम माय ऑर्डर। नोट्स करना है इसका आउटपुट आपका सिंगल रूप में आएगा, क्योंकि एग्रीगेटेड है ना ये। तो उसने एग्रीगेट कर लिया ग्रुप के, इसने टेबल को एज ए ग्रुप कंसीडर कर लिया, उसके बेस पे उसने समेशन मैक्सिमम जो भी आपको दे दिया। यहाँ पे सम था हमारा, जस्ट नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करने के लिए दे देता हूँ मैक्स, ये मिनिमम है, एवरेज। तो जैसे हमारे पास वैल्यूज आती हैं वैल्यूज को कैरी करते हैं। अब चैलेंज से जुड़ा क्या होता है, अरे जो डेसिमल वैल्यूज है आप चाहो तो इसको राउंड ऑफ करने से राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड फंक्शन में पास में मैंने कहा 0 पे राउंड ऑफ करते हैं उसको। तो डेसिमल वैल्यू जो आपके पास 4.0 कुछ आता हो 0 पे राउंड ऑफ कर देगा उसको, या 2 पर राउंड ऑफ करना, 3 पर राउंड ऑफ करना, वो आपकी अपना इकोसिस्टम। अब चैलेंज क्या इन फंक्शंस के साथ में कि फंक्शन नॉर्मल कॉलम के साथ रन नहीं करते हैं, तो उसको हम ग्रुप फंक्शनलिटी फॉलो करते हैं।
ग्रुप फंक्शन जैसे मैंने कहा मुझे जैसे सेगमेंट चाहिए, सेगमेंट वाइज सम ऑफ सेल दिखाना है फ्रॉम माय ऑर्डर। अब चैलेंज का स्टेटमेंट में दो इशू है। तो सेगमेंट मेरे पास में है जो यूनिक सेगमेंट 3 है, लेकिन वो 1400 रिकॉर्ड्स बाहर आ रखे हैं। सम ऑफ सेल मेरा एक ही रिकॉर्ड आता है सम करने पर, तो यहाँ पे मुझे एरर दे देता है वो। एरर में वेरी प्रिसाइसली मेंशन करता है जो डेटा एरर आ रही है, उस एरर में दे रखा है कि जो आपके पास डेटा है इनवैलिड है बिकॉज इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एग्रीगेट फंक्शन। मतलब जो आपका सेगमेंट दिया वो आपका एग्रीगेशन पार्ट नहीं है, ये आपका नॉर्मल कॉलम और ये एग्रीगेशन, तो इस कभी भी दो कॉम्बिनेशन पैरेलल इक्वल प्रोसेस नहीं करेगा। तो कहता है मेरे पास ऑपरेशन दिया इसने ग्रुप फंक्शन का, ग्रुप बाय सिस्टम है। इन केस आप कहते हो एग्रीगेशन करना है मुझे नॉर्मल कॉलम के साथ, उसको ग्रुप बाय के साथ करो। ग्रुप बाय ये करता है इस सेगमेंट के यूनिक वैल्यूज निकालता है, पहले उस वैल्यूज के बेस पे सम ऑफ सेल को ग्रुप कर देगा। मतलब मैं कॉर्पोरेट की सेल उठा के सारी सम करी, फिर होम ऑफिस सेल उठा के सम करी, तो कंज्यूमर की सेल उठा के, तो ये एग्रीगेशन जो आपके पास इंटरनली सम अप करके लेके आ रहा है, तो ये आपको हेडर दे दिया आपने। तो मैंने सम ऑफ प्रॉफिट निकाला तो ग्रुप बाई में कोई चेंज नहीं होती है, वो आपको एज इट इज प्रॉफिट भी दे देगा एग्रीगेशन में। लेकिन आप यूजर कहता है नहीं मुझे यहाँ पे सेगमेंट साथ में कैटेगरी भी चाहिए, लेट्स से या लेट्स से यहाँ पे कैटेगरी लेता हूँ। अब कैटेगरी आते ही आपके एक नॉर्मल कॉलम एक और आ गया आपके पास में। अभी नॉर्मल कॉलम आने से क्या कि एक मैंडेशन रूल ये आता है जो भी कॉलम जो नॉर्मल है जो एग्रीगेटेड नहीं है डालना, वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, मैंडेटरी है, नहीं दोगे एरर दे देगा ये। तो जो भी कॉलम आपका अदर देन न्यूमेरिक एग्रीगेटर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करो, तो ये क्या करेगा उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा कॉर्पोरेट के अंदर में आपके पास में। देन कंज्यूमर के आगे सॉर्टिंग नहीं करके, सॉर्टिंग का चाहिए आपको तो ऑर्डर बाय लगा लो उसमें। ऑर्डर बाय किसके बेस पे, मेरा सेगमेंट के बेस पे। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग करता है, ये असेंडिंग फॉर्मेट में कैरी करता है। ये कंज्यूमर जो मेरे पास है ये सेगमेंटेशन है, कॉर्पोरेट का सेगमेंटेशन है, होम ऑफिस का सेगमेंटेशन है। हर सेगमेंट में तीन कैटेगरीज है, उस हिसाब से उसने एग्रीगेशन करके दे दिया। जैसे आपका यूज केस बनता है वैसे उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मतलब इसमें अगर आपने सिंगल सिंगल वैल्यू भी निकालनी है डेटा की, जैसे वो तो बहुत मतलब जैसे पहले आपने सिलेक्ट सेगमेंट किया था तो अपने पास पूरा डेटा आ गया था माय ऑर्डर में से। अब उसमें 1499 रोज हैं और अगर हमने 1499 का प्रॉफिट और अलग अलग करके सम निकालना है, सम तो नहीं निकलेगा मतलब प्रॉफिट निकालना है, और सेल्स तो चलो उसमें आई गई है, प्रॉफिट निकालना है तो वो भी पॉसिबल है, बट उसमें वो तो ग्रुप ही नहीं, मतलब सम ऑफ सेल नहीं है, बस एग्रीगेशन चलेगा ना आपका। वो तो एग्रीगेशन नहीं चलेगा। हाँ, तो जो आप कह रहे हो वो आपका ऐसे आता है, सेगमेंट लिया मैंने, सेल लिया, प्रॉफिट लिया, तो यहाँ पे आपके पास में लेट्स से माई ऑर्डर करके, तो ये तो नॉर्मल केस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो नॉर्मल आपको 1400 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि सेल प्रॉफिट दोनों ही आ रहे हैं ना। सेल प्रॉफिट है। आपको एग्रीगेशन करना है सेल माइनस प्रॉफिट करना, तो एग्रीगेशन आपका लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ये कैलकुलेशन है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब रो बाय रो चलेगी कैलकुलेशन, ठीक है। लेकिन आपके पास इन केस में आपको सेगमेंट वाइज मुझे एग्रीगेट कर दे तो मुझे ग्रुप वाइज जाना पड़ेगा, वो ग्रुप में ही ग्रुप में, तो चैलेंज आएगा। लेट्स से मैंने क्या करा, लेट्स से सेलेक्ट किया सेगमेंट, ठीक है। अब लेट्स से नोटिस करना, यहाँ पे मैं आपको सेगमेंट ले रहा हूँ, सेगमेंट काउंट लिया, नोटिस करना। तो मैंने यहाँ पे काउंट में एक और केस आता है, काउंट डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में इसको मैं रहता हूँ पहले, डिस्टिंक्ट के साथ मैंने कॉलम का नाम दे देता हूँ सेगमेंट फ्रॉम माय ऑर्डर। डिस्टिंक्ट हम यूज करते हैं इनकेस आपको यूनिक वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है चीजों के साथ में, तो हमने ब्रैकेट में इसका क्या साथ है। तो कह रहा है सेगमेंट जो टोटल काउंट मेरे पास कितना है 1499, लेकिन यूनिक सेगमेंट कितना है मेरे पास, सेगमेंट 3 ही है मेरे पास यूनिक है, जो बाकी तो डुप्लीकेट करता जा रहा है। 1500 काउंट जो अप्रॉक्स दिखा रहा है वो आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। तो काउंट फंक्शन न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक दोनों चलता है, वी हैव ऑप्शन ऑफ यूजिंग सेगमेंट विद डिस्टिंक्ट आल्सो टू गेट ए यूनिक नंबर्स। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट और आती है, कहता है डिस्टिंक्ट आप मैन्युअली भी यूज कर सकते हो। जैसे मुझे सेगमेंट बिना काउंट के यूज किया मैंने, माई ऑर्डर। डिस्टिंक्ट क्या है, एक यूनिक परमुटेशन देता है आपको, सेगमेंट वाइज उसने डिवाइड कर दिया कि तीन ही है हमारे तीन ही पास है। तो और लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको दे दिया सेगमेंट वाइज कैटेगरी, तो ये परमुटेशन बनाएगा एक, ये कोई भी केस डुप्लीकेट नहीं करे। कॉर्पोरेट फर्नीचर दोबारा कहीं पे भी नहीं आएगा, कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी दोबारा कहीं पे भी नहीं आएगा, तो जैसा केस बनता है उस केस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं।
ठीक है, अब ग्रुप बाई पर आगे चल रहे हैं। ये एडजस्टिंग का केस आ गया था। चलिए, मैंने क्या करा, यहाँ पे सेलेक्ट किया सेगमेंट, या लेट्स से मैं यहाँ पे कैटेगरी देता हूँ, फिर सब कैटेगरी देता हूँ। सब कैटेगरी में कोई हाइफन आ रखा है, इसलिए मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में दे रहा हूँ। सम ऑफ सेल दे दिया फ्रॉम माय ऑर्डर, ग्रुप बाय कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। ठीक है, नॉर्मल है। अभी यहाँ पे यूज केस लेते हैं थोड़ा सा, लेट्स से टोटल सम सेल दे दिया, टोटल सेल। ठीक है, अब कहता मुझे इस जो डेटा दिख रहा है, मुझे मुझे लेट्स से मैं फिल्टर कर लेता पहले मैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में आपको तीन चीजें ध्यान रखना, या तो आप कॉलम का नाम दे दो। अब कॉलम का नाम दे दो, ध्यान रखना कॉलम का नाम आप जो दे रहे हो टेबल का पार्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो चैलेंज करेगा। जैसे कैटेगरी दे दिया मैंने, तो इस कैटेगरी बेस्ड सॉल्व करना है, या मुझे सैलरी बेस्ड सॉल्व करना है, सम ऑफ सेल आया। तो आपको ऑप्शन क्या है, ये दे सकते हो आप सॉर्ट बाई में। ऐसे मैंने यहाँ पे टोटल सेल दे दिया, या पैसे दे दो, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पे 1 2 3 थर्ड कॉलम है, थर्ड दे दो। दोनों ऑप्शन चलेंगे आपके। ठीक है, सीक्वेंस वाइज इनकेस कॉलम का नाम ऐसा ट्रिकी है, नहीं आ पाने चाहिए, कॉलम हेडर दिया नहीं आपने, तो उस केस में 1 2 3 सीक्वेंस में फॉलो होता है। ठीक है, मैंने कहा डिसेंडिंग ले दिया इसको। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग। अब कहता मुझे जो डेटा देखना है, सारा डेटा वही देखना है जो 1 लाख से ऊपर का है। ठीक, ये डेटा नहीं चाहिए मुझे, ये ट्रांजेक्शन जो आ रही है नहीं चाहिए, पीनट्स है ये। तो मैंने क्या करा, मेरे पास ऑप्शन क्या है, ये एग्रीगेशन फंक्शन, जैसे मैंने आपसे कहा कि कभी भी वेयर क्लॉज का पार्ट नहीं बन सकता, तो मैं ये केस को कभी कर ही नहीं सकता, मैं इस फंक्शन को कभी भी वेयर क्लॉज में ले नहीं सकता। ऐसे लेके देखते हैं, आइए सॉल्व करते हैं उसको। मेरा शुड बी 1 लाख के ऊपर आना चाहिए। अभी एरर आती है, एरर को नोटिस करना चीज क्या है। तो इसने क्या करा, चीजों को कहता जो आपका केस है, द एग्रीगेशन एग्रीगेट मे नॉट अपेयर इन द वेयर क्लॉज बिकॉज अनलेस इट इज सब क्वेरी, और जो भी है। ठीक है, तो मेरे पास एक क्लॉज जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था, हैविंग है। हैविंग क्लॉज यूज करके आप उसको फिल्टर आउट कर सकते हो चीजों के साथ में। तो हैविंग का जो सीक्वेंस जो फॉलो किया था आपने, लेट्स से जो स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म था हमारा, तो क्या था, लेट्स से दोबारा लिखता हूँ उसको, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय, ये सीक्वेंस है, इसको इस तरह से रखना जिंदगी भर, इसके बाहर नहीं जाएगी चीजें आपकी। अब कोई चीज बीच में से नहीं है तो लेट इट भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है अगर तो इस सीक्वेंस पे आएगी। सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय। तो जो भी क्वेरी बनेगी फ्यूचर में, या जो आपने अभी तक करी है सारी इसी सीक्वेंस फॉलो कर रही है, आपका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो आपको सिंटेक्स एरर दे देगा कि ये एक स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म है क्वेरी को रिक्वेस्ट करने का। अब मेरे केस में वेयर क्लॉज है, चल नहीं रहा, उठाया कट कर ले मैंने, नीचे आ गया। हैविंग ग्रुप बाय के बाद आना चाहिए, तो मैंने हैविंग ग्रुप बाय के बाद दे दिया। हैविंग में एग्रीगेशन फंक्शन फिल्टर हो सकते हैं, यानी मेरे पास डेटा जो आया सारा वही आया जो मेरे पास 1 लाख से ऊपर का। तो इनकेस कोई एग्रीगेशन फिल्टर है जाना ना, तो आपके पास हैविंग के अंदर जाएगा, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव इसका नहीं बनता है। और हैविंग में एडवांटेज ये है, हैविंग आपके नॉर्मल यूज केस को भी फिल्टर कर सकता है। एंड कैटेगरी लेट्स से मैंने फर्नीचर दे दिया, ये भी चलेगा, कोई परेशानी उसको नहीं है। हैविंग इज गुड टू गो विद नॉर्मल फंक्शंस आल्सो। लिंक कंडीशन ये है, जो हैविंग चल रहा है आपके पास सेलेक्ट क्वेरी में, जो क्वेरीज हैं और कॉलम्स आ रखे हैं उन्हीं पे चलेगा फिर वो। बाकी चीज में चैलेंज ले जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे सेगमेंट लेता हूँ, सेगमेंट। तो उस केस में डेटा को फिल्टर कहाँ क्या मेरा, क्या नाम है इसमें, कंज्यूमर है शायद। हैविंग का केस क्या कहता है कि हैविंग उसी कॉलम को, एग्री कॉलम के अलावा उसी कॉलम को अपनी कंडीशन देता है जो उस टेबल के आउटपुट का पार्ट है। क्योंकि सेगमेंट टेबल में है मेरी माई ऑर्डर में, लेकिन मेरे आउटपुट का पार्ट नहीं बन रहा, आउटपुट पार्ट मतलब इसमें नहीं आ रहा वो, सेलेक्ट के फ्रॉम के बीच में नहीं है वो। सेलेक्ट से लेके फ्रॉम के बीच में सेगमेंट नहीं है, तो कभी भी ये सेगमेंट को फिल्टर नहीं कर पाएगा। हाँ, वेयर कर सकता है, इस को करना है तो आप वेयर को करो फिर, चलेगा फर्स्ट क्लास। क्योंकि वेयर क्लॉज
बनाई आपके पास फिल्ट्रेशन के लिए है, सेगमेंटेशन की, मतलब ये जो नॉट डिफॉल्ट कॉलम्स है, लेकिन हैविंग और उसमें परमिशन है फिल्टर करने की नॉर्मल कॉलम की, लेकिन वो नॉर्मल कॉलम आपके आउटपुट का पार्ट होना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल कॉलम फिल्टर के लिए कभी भी हैविंग के ऊपर डिपेंडेंसी मत करो, वेर के साथ फिल्टर करो उसको। एग्रीगेशन के लिए रखो हैबिट की हैविंग कॉलम, हैविंग जो क्लॉज है उसका एग्रीगेट फंक्शन को ही फिल्टर करे, नॉर्मल कॉलम के लिए यूज नहीं करना। ऑल दो हम यूज कर सकते हैं अगर वो आउटपुट का पार्ट है तो, अदर ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म है। अभी जो कहता है जो डेटा मेरे पास है, लेट्स से मैं फिल्ट्रेशन डालता हूँ आपकी, लेट्स से हैविंग डालता हूँ यहाँ से और यहाँ से ये डालता हूँ, और लेट्स से मैं इसको सेगमेंट ले लेता हूँ, सेगमेंट क्या करें, ठीक है, डेटा पॉइंट्स है ऑर्डर बाय, लेट्स से मैंने इसको कैटेगरी वाइज कर लेता हूँ देखने के लिए जस्ट, ठीक है, टेक्नोलॉजी ऑफिस अप्लाई कंपोनेंट एंड ऑल, ठीक है। अब केस क्या है, जैसे एक्सेल में पिवट होता है आपके पास, यूजर कहता है कैटेगरी मुझे रो में चाहिए, सेगमेंट मुझे कॉलम में चाहिए, टोटल जो आता है मेरा जो एग्रीगेटेड लोकेशंस वहां चाहिए। तो जो पावर बी का सीक्वल है वो ए पिवट के फीचर्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है एक स्ट्रक्चर्ड वे में। आपको चाहिए तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी करके पहले एक्सेल में देख लेते हैं उसको क्या बनेगा, इसको रिवर्स को ले आते हैं, ठीक है। ये सेगमेंट है, ये कैटेगरी है, ये सेल्स है, एसएल पे लिखते हैं उसके पिवट, इसी शीट पर कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह जगह बचेगी। हमने कहा सेगमेंट, कैटेगरी और सेल्स। अब ये आउटपुट मुझे उसमें चाहिए, ये ग्रैंड टोटल नहीं आएगा, लेकिन ध्यान में बिना ग्रैंड टोटल का आउटपुट मिलेगा, मतलब यहाँ तक से यहाँ तक डेटा मिलेगा डेटा पॉइंट के साथ। तो ये जो इकोसिस्टम के पास है, ये रोज में, ये कॉलम है, और ये एग्रीगेशन, एग्रीगेशन क्या है, सम है, सम मैक्स मिनिमम जो भी आपको लेना आप ले सकते हो। एग्रीगेशन मेरे केस में सम चल रहा है अभी, तो सम ही कैरी करने की कोशिश करते हैं। तो सिंटेक्स ये कहता है इसका, जो सेलेक्ट एस्ट्रिक या कॉलम का नाम फ्रॉम, ये ब्रैकेट स्टार्ट, इसको कुछ नाम दे देना, अभी लिखना नहीं, चेंज करेंगे अभी, इसको दे दिया मैंने T2, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है इसका लिखने का, हमेशा इसको ऐसे लिखा जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, T1 T2 के कुछ मोड दे देना चलेगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कॉलम जो हमें चाहिए, जैसे कैटेगरी कॉलम चाहिए, सेगमेंट कॉलम चाहिए, सेल्स कॉलम चाहिए फ्रॉम माई ऑर्डर। ये स्टैंडर्ड क्वेरी है, आपको लिखनी बस, चलनी चाहिए क्वेरी। अब इस क्वेरी को वर्चुअली टेबल में क्रिएट कर लेता है सिस्टम, T1 जो भी नाम दे रखा है उस नाम से वो वर्चुअल कॉलम बनाने की कोशिश करता है डेटा के साथ में, लेकिन ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। अब T1 नाम से सिस्टम में टेबल बनेगी, वर्चुअल जाना, फिजिकल नहीं बनेगी, वर्चुअल बनेगी। वो इस टेबल पे पिवट काम करता है। पिवट कहता है मुझे क्या करना है, सम करना है किसका, सेल्स का। अभी जो सेल्स लिखा है मेक श्योर करना है इस आउटपुट के अंदर होना चाहिए कॉलम, जो भी नाम होगा आउटपुट का पार्ट होना चाहिए। और मैंने कहा ऐसे कैटेगरी कॉलम में चाहिए मुझे इन, और यहाँ पे उसकी कॉलम की लिस्ट चाहिए आपको। कॉलम में क्या क्या बनेगा, मेरे सेगमेंट में क्या है, टेक्नोलॉजी है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है फर्नीचर, तीसरा ऑप्शन मेरे पास स्पेस है इसलिए मैं ऐसा दे रहा हूँ उसको, कुछ भी ले लेना, यूनिक लेना बस आपको। अभी इसने क्या करा, डेटा को पोजीशन कर दिया। अब इसने कहा कि सम ऑफ सेल चाहिए पिवट के अंदर मुझे, और कॉलम में कैटेगरी आएगी, पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये बनेगा, इसको एग्रीगेट करना है। ये पिवट क्या करेगा, उसको एग्रीगेट करेगा, आपको समराइज कर देगा। आप जो चीज बच गई वो रो में आएगी, जो भी चीज बच गई वो रो में आएगी, जो आपने कंज्यूम कर ली वो आपके रो कॉलम जो भी आप जगह पे आपने दी वहां पे चली जाएगी। आप सम ऑफ सेल जाएगी, आप मैक्सो सेल करते हो तो एग्रीगेशन आपको हिसाब से आएगा। तो प्रोविजन आपके पास क्या है, ये इंपॉर्टेंट पोजीशन, पिवट के अंदर ये कैलकुलेशन पहले आती है, उसके बाद में किस कैलकुलेट कॉलम की पोजीशन है वो बाद में आती है। आप लिख लो उसको, नीचे ये आउटपुट भी थोड़ा सा बनाने की कोशिश करना, आपको आइडिया रहेगा कि कॉलम कहाँ गया, रो कहाँ गई है।
सर T1 और T2 जो आपने बताया था वो क्या है? वर्चुअल टेबल्स है। वर्चुअल टेबल। ठीक है, नाम कुछ भी उसका इनका जस्ट ब्रैकेट्स के बाहर आते हैं ये नाम देने के लिए। हमने ऊपर सर कौन सी कमांड से लिखी थी? एस्ट्रिक। आइए, डिफॉल्ट ही है, मतलब इसको पूरा रन करें तो भी आपके पास में वो आउटपुट देता है। मतलब आपने टेबल की कॉपी बनाई है इंडायरेक्टली का, तो इस क्वेरी की कॉपी बना के अपने यहाँ होल्ड करिए बस। और जो मेरा पिवट बनेगा इस टेबल पर रन करेगा, उस पर एग्रीगेशन करेगा, और ये कॉलम आपके पास यहाँ पे, और ये कॉलम यहाँ से उठा लेगा, जो बच गया आपका रो में आएगा। अगर आपने इस केस को ऐसे लिया, लेट्स से मैंने क्या करा, लेट्स से यहाँ पे ईयर ले लिया ऑर्डर डेट से, ठीक है, इसका हेडर दे दिया ईयर्स। ठीक है, तो टेबल की मेरी जो आउटपुट के लिए अवेलेबल है वो ये है। ठीक है, अब मैंने सम ऑफ सेल कर लिया, कैटेगरी 2 कॉलम यूज कर लिए, जो बाकी 2 कॉलम बच गए वो रो पे आएंगे मेरे। ठीक है, इसके बाद आप ऑर्डर बाय रन करते हो, चाहिए तो आपको ऑर्डर बाय 1 फर्स्ट कॉलम की बेस पे। अब ईयर एंड क्वार्टर वाइज लेना चाहो, ईयर क्वार्टर वाइज करते हो। डेटा केस में जैसे हमारे पास वैल्यू आती है उनको वैल्यूज को हम कैरी करते हैं। ठीक है, अब इसमें केस हो रहा था, ये कहता थोड़ा सा ट्रिकी केस है, जैसे एक्सेल में केस था हमारे पास में कंडीशन कॉलम्स। मैं कहता जो एग्रीगेशन आपके पास करिए ये आपका, तो मुझे कंडीशन बेसिस कॉलम बनाने हैं आपको, तो वो कैरी करने के लिए जैसे मैंने क्या करा, सेलेक्ट किया सेगमेंट और सेल्स फ्रॉम माय ऑर्डर। ठीक है, नॉर्मल केस लिया। अब उसने कहा कि मुझे डिस्काउंट चाहिए 10%, जैसे एक्सेल में हमने किया था, सेल्स का 10% लिया, डिस्काउंट बना दिया। ठीक है, ऐड कुछ भी दे देना, जैसे डिस्काउंट 1 नाम देता हूँ, चलो मैं डिस्काउंट 1, इसने इसको रन किया। ठीक है, 10% आ गया। अब मुझे कहता है जो मेरे पास इन केस सेल्स मेरी 5000 ऊपर है तभी डिस्काउंट आएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ सेल को, ऑर्डर बाय सेल्स डिसेंडिंग पर। ठीक है, मैं तो मेरी सेल जब 5000 ऊपर है उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए, बाकी को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, 5000 है, कुछ 5000 थोड़ा कम ही हो जाएगा, 4000 ले लेते चलो, 4000 से ऊपर है तब डिस्काउंट मिलना चाहिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे केस आता है इफ करने का, यहाँ पे लिखता हूँ सिंटेक्स, ध्यान रखना इसका थोड़ा सा, केस एंड, ये हेडर है उसका कॉलम का। ठीक है, केस एंड आपके पास एक सिंटेक्स है, इसके अंदर में आप कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन क्या है, व्हेन सेल्स इज ग्रेटर देन लेट्स से 4000, देन मैंने क्या करा, सेल्स का 10%, या जो भी वैल्यू आपकी 1 कर दो या 10 कर दो, बात एक ही है। एल्स में मैंने कहा 0। लॉजिक क्या बना मेरा, इन केस मेरे जो सेल्स वैल्यू है वो 4000 से ऊपर है, तो कैलकुलेशन क्या होगी, 10%, अदरवाइज 0। तो जो फर्स्ट डिस्काउंट 1 में जहाँ हर जगह इसको डिस्काउंट 10% मिल रहा था, नेक्स्ट वाले केस में उसको सब वही मिलेगा जहाँ पे उसका कंडीशन शुरू होती है। ये आपका डिस्काउंट कंटिन्यू कर रहा है अप टू 4000, 4000 नीचे जाते हो खत्म हो गया, इसका प्रिविलेज खत्म हो गया डेटा के साथ में। अब इसमें एक केस और इसमें एक और आता है, कहता है केस में आपके पास में जो आउटपुट है नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है। आप चाहो तो चीजों को स्पेसिफिकली देना चाह रहे हैं कि मुझे टेक्स्ट आपका सेगमेंट है तो ये मिले, या स्पेसिफिकली देना, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे मैंने क्या करा, केस एंड डिस्काउंट 3 नाम देता हूँ। कंडीशन दी मैंने कि जो मेरा सेगमेंट है, व्हेन सेगमेंट इक्वल टू कंज्यूमर, उस केस में मैंने कहा कि डेटा मुझे सेल्स का 10% दे दो। सेगमेंट मेरा कंज्यूमर नहीं है, कॉर्पोरेट है, देन मैंने कहा सेल्स का 20% दे दो, दैट्स इट। ऐसे वैन दे के मल्टीपल कंडीशन दे दो, कोई परेशानी नहीं आपको, एल्स भी दो। तो इसमें क्या आपके पास जो केस आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का यूज केस है, जब हमारे पास इफ लगती है तो वहाँ पे मल्टीपल इफ के अंदर इफ, वैसे यहाँ पे केस क्या है कि पहला केस सेगमेंट कंज्यूमर है, दूसरा केस कॉर्पोरेट है, तीसरा केस जैसे आप बनाते रहोगे अब मल्टीपल देते हो, जितने वेरिएशन है आपके पास उतने वेरिएशन के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा आपकी या प्रोसेसिंग करेगा।
ऐसे मैंने हिट किया इसको, तो कंज्यूमर कॉर्पोरेट के लिए अलग अलग से वो रन करेगा। कंज्यूमर के केस में आपका 10% दे रखा, कॉर्पोरेट केस में अराउंड 20% है, और आपको होम ऑफिस के लिए इसने 0 दे दिया। इसमें एंड भी तो लगा सकते हैं ना बैंक की जगह। अगर हमने वेन सेगमेंट कंज्यूमर आ गया, हमारा सेगमेंट कंज्यूमर सेल्स आ गया 10% उसका, एंड सेगमेंट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट, देन सेल्स इक्वल टू 20। सिंटेक्स नहीं लगेगा। वेन हाँ, सिंटेक्स में वह नहीं लगेगा। जो एंड केस है वो लॉजिकल ऑपरेटर है यहाँ पे, वो ऐसे कर सकते हो, उसको करने का तरीका ही इस तरह से। आपने कहा लेट्स से इसको ऐसे कर सकते हो, एंड जो यूज होगा वो यहाँ पे यूज होगा। लेट्स से मैंने कहा कंज्यूमर है एंड सेल्स मेरी लेट्स से 10,000 से ऊपर है, या लेट्स से 4,000 से ऊपर है, इसके लिए यूज होगा। मैं दो स्टेटमेंट, मतलब दो स्टेटमेंट सेम कॉलम से बिलोंग करती हुई एंड में मत रखना, कभी नहीं चलेंगे, लॉजिकली गलत हो जाती है चीजें को। अरे यार सेगमेंट दे दिया कंज्यूमर एंड सेगमेंट कॉर्पोरेट दे दिया सपोज यहाँ पे, तो कभी भी कोई रोज को ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे डेटा मिल जाए। ट्राई मारते चलो, एक बार टेस्ट करते हैं। कॉपी किया मैंने इसको, लॉजिकल गलत है ये। चलिए, तो इस वाले केस में मैंने क्या कह रहे हैं इसको, कि मैंने कहा मुझे डेटा जो चाहिए उस डेटा में मेरी कंडीशन सेगमेंट कंज्यूमर है एंड कॉर्पोरेट है, तो सेल 10% आना चाहिए, अथवा 0 आना चाहिए। ठीक है, आउटपुट नोटिस करना इसका, पूरी क्वेरी चलाना ऊपर से नीचे तक, सब में डिस्काउंट 0 आ रहा है। लॉजिकली भी ठीक है ना, क्योंकि वो कभी किसी भी रो में कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेट एक साथ नहीं आ सकता, या तो कंज्यूमर या सेगमेंट, अब उसको ऐसे लिख तो चलेगा, लॉजिक ठीक है उससे। उसमें क्या डेटा आपके पास और जो आया है, उसने कहा इधर केस ले लिया तो ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कंज्यूमर और कॉर्पोरेट दोनों सेम डिस्काउंट देना, लेट्स से, तो ये केस ठीक, उस केस में लॉजिक ठीक। मल्टी स्टेटमेंट्स नहीं, मल्टी वैल्यूज, मल्टी कंडीशंस का नहीं करते उसको। यहाँ पे आपके पास दोनों में सेम डिस्काउंट आ रहा है 10%, इस वाले केस में हमने एल्स दे दिया था। ठीक है, यहाँ पे एक केस और आता है, थोड़ा ट्रिकी है, उसको देख लेना। केस लिखा मैंने, केस या केस, यहाँ पे कॉलम का नाम दे दिया मैंने। ठीक है, फर्स्ट टाइम कॉलम का नाम दे रहे हैं, उससे पहले कॉलम नाम नहीं दिया हमने यहाँ पे, एंड डिस्काउंट 4 दे दिया। चलो डिस्काउंट 4। अब यहाँ पे वैन के केस में मैं, क्योंकि सेगमेंट ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, तो यहाँ पे 1-to-1 वैल्यू देता हूँ। लेकिन ध्यान रखना इक्वल टू के केस में ऐसे ही करना, और किसी केस में ऐसा नहीं चलेगा। देन सेल्स का 10%, देन कॉर्पोरेट, देन सेल्स का 20%। अब जैसे वैल्यूज बनती है उन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हम कैरी कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये केस भी फर्स्ट क्लास चलेगा। डिस्काउंट 3 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, हेडर है वो कुछ भी होता है। आउटपुट तो सही है, उसको जो आउटपुट आ रहा है उस हिसाब से इसको कर रहा हूँ फॉरवर्ड, अब कर ही रहे हैं। तो ये कंडीशन बेस्ड आपके पास कुछ, जैसे आपके पास डेटा बनता है उस कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को हम प्लान करते हैं। तो जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है कि आपके लिए उतना ही क्वेरी बना के रखना बेस्ट रहेगा। अभी कहता जो आपका डेटा है आपके पास में, इसमें केस लेते हैं, लेट्स से मुझे डेटा देखिए, देखा सेलेक्ट फ्रॉम आईसी। अब यहाँ पे आपके पास में पोस्टल कोड, यहाँ नोट्स करना क्या है, क्या ये नल मतलब वैल्यू नहीं है, तो क्या, लेट्स से मुझे डेटा चाहिए जहाँ पे वैल्यू नहीं है, क्या लिखूं? ये आएगा पोस्टल कोड के बाद हम सिलेक्ट करेंगे नल वैल्यू जो है इक्वल टू नल, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है, नहीं रिकॉर्डिंग नहीं। चैलेंज है। तो सीक्वल में क्या होता है आपके पास, सीक्वल में नल जो है आपके पास, नल एक स्पेशल वैल्यू है। null is not a value, that's why it's is not taken as a comparative operators.
जो चीज है ही नहीं उसको कंपैरिजन कैसे करेंगे, छोटी बड़ी ऊपर नीचे वेट, जैसे मैं कहता हूँ कि भगवान है, भगवान को हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि वो है ही नहीं एक्चुअल में ट्रांजेक्शन में, लेकिन जो फीलिंग होती है, तो इसके लिए कहता है मेरे ऑपरेटर्स होते हैं। एक इसने नया ऑपरेटर दिया आपको, इस सिर्फ नल के लिए काम करेगा ये प्राइमरी। अभी क्या आपने क्या दिया जो आपके पास है, यहाँ पे जो डेटा जहाँ पे नल है वही आ रहा है सिर्फ, ठीक है। आपको वाइस वर्सा चाहिए तो इज नॉट नल, ठीक है, जैसे वैल्यू बनती है उस वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में। अब यहाँ पे जो पोस्टल कोड आएगा वो आपके पास ब्लैंक नहीं होगा, ठीक है। यस, और यहाँ पे आपके पास में लेट्स से मैंने कहा लेट्स से सेगमेंट या लेट्स कैटेगरी, कैटेगरी सब कैटेगरी, हमने क्या दे दिया उसको, कॉलम का नाम हेडर रोज सेल्स देगा, ठीक है, 3 कॉलम ले लिया मैंने बाय ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन ऑपरेटर था उसको थोड़ा देखते हैं, जिसमें आपके पास मैंने कहा सब कैटेगरी जो मेरे पास है, कैटेगरी इन ये केस में हमने कहा था मल्टी वैल्यूज के लिए चेयर्स ले लिया मैंने और फोन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, इसने 2 वैल्यूज को फिल्टर करा दिया, चेयर्स और फोन। और यहाँ पे भी आपका नॉट ऑपरेटर जो लगता है, थोड़ा ध्यान से देखिए, इन नॉट इन हो ध्यान ना, इजी एक ही जगह जहाँ पे आपका ये आपका बाद में आता है, अदरवाइज हर जगह ये पहले ही आएगा। तो उसने क्या करा, जो जो लिस्ट थी उसको एक्सक्लूड करते हुए डेटा दिखा रहा है। तो जैसे आपके पास वैल्यूज बनती है उन वैल्यूज के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को मोबिलाइज करते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स से मैंने ऑर्डर डेट ली यहाँ से, सेल्स लिया, और यहाँ पे मैंने लेट्स से सेगमेंट ले लिया एक, फ्रॉम बाय ऑर्डर, ठीक है। अब यूजर कहता है मुझे राइट ए क्वेरी टू गेट ईयर एंड मंथ वाइज सम ऑफ सेल्स कॉलम विद सेगमेंट, कैसे बनेगा। मुझे जो एक्सेल बनी है एक्सेल बता देता हूँ, मुझे क्या चाहिए, ईयर आएगा यहाँ पे, मंथ आएगा इसके नीचे, उसके ऊपर आप जो कॉलम जो आ रखे हैं 3 कंज्यूमर कॉर्पोरेट वो आ जाएंगे, मेरे केस में ऐसे कॉपी पेस्ट मार लेते हैं उसको, और ये कैटेगरी क्या मालूम नहीं, देखते हैं बाद में, ऐसा आउटपुट चाहिए मुझे इस डेटा में से। इसमें सर वेयर कैटेगरी यूज करके हम करेंगे, पिवट चलेगा इसमें, पिवट के अकॉर्डिंग। पिवट के तो बेसिकली इसमें 3 चीजें करते हैं, पहले पहले इसको निकाल दिया देते हैं, उसके बाद आगे लेते हैं। ऐसे मैंने कहा मुझे सेलेक्ट किया, ईयर निकाल लिया मैंने, क्या ले लिया, ऑर्डर डेट में से, ऑर्डर डेट, ठीक है। मंथ नंबर में आएगा, आपको टेक्स्ट में चाहिए टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है फिर उसके बाद में, अभी फिलहाल नंबर ले लो क्योंकि टेक्स्ट के केस में एक इशू है, उसको देखते हैं। ऑर्डर डेट, ठीक है, सेल्स एंड सेगमेंट, ठीक है, ये डेटा तो मुझे चाहिए फ्रॉम माय ऑर्डर, ठीक है। इसका हेडर दे दिया मैंने ईयर्स, इसका मंथ दे दिया। पहले आप स्ट्रक्चर बना लो उस चीज का जो डेटा चाहिए आपको, उसको इस स्ट्रक्चर को उठा के आप पिवट के लिए रेडी करो,
ये भी चला के देख लो, चलनी चाहिए भी। ठीक है, इंडिपेंडेंट है ये, इसमें पिवट से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, बस पिवट इस स्ट्रक्चर को यूज करेगा। पिवट कैपिटल स्मॉल जैसे भी लिख दो, सम ऑफ क्या चाहिए, सेल्स क्या, और कॉलम में क्या चाहिए, सेगमेंट इन, सेगमेंट की लिस्ट देनी है आपको यहाँ पे। उसके बाद उसको नाम जैसे P2 दे दिया मैंने। यहाँ पर सेगमेंट में मेरे पास ऑप्शन क्या है, कंज्यूमर कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। इसमें स्पेस है, मैंने कुछ स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। तो इसने क्या किया, डेटा को, ठीक है, अब सॉर्टिंग कर लो उसकी आप, ऑर्डर बाय पहले दूसरा, पहले को उसके बाद दूसरे को, हायरार्की सॉर्ट हो जाएगा। पर 2012 चल रहा है, उसके बाद 2000 डेटा हमारा है। अब जो कहता है, मैंने यहाँ पे अगर डेट नेम कर दिया, नोट्स करना, ये लॉजिकली थोड़ा गड़बड़ा जाता है सिस्टम में। मंथ के वजह से सॉर्ट करोगे तो अल्फाबेटिकली गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। पहले क्या आना चाहिए, जनवरी आना चाहिए था, फिर फरवरी आना चाहिए, फिर मार्च आना चाहिए, लॉजिक गड़बड़ा जाता है। इनकेस कभी कोई रिपोर्ट में आपका तो नहीं, मुझे मंथ नेम चाहिए, तो एक एडिशनल एडवांटेज रखो कि उसको आप जो नॉर्मल मंथ है वो भी ले लो, उससे क्या होगा, सॉर्टिंग में इशू नहीं आएगा। वैसे मंथ MTN बोलते थे उसको शॉर्ट में, ठीक है। मैं चला के देख लेते हैं इंडिपेंडेंटली, बिना पिवट के, ठीक है। अब मैंने क्या करा, डेटा को रेड करा, फिर मेरी सॉर्टिंग सेकंड कॉलम पे हो रखी है, तो जो नुमारिक ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसके अब रिपोर्ट में क्या है कि कई केसेस में इसको हम जब आगे पढ़ेंगे, इसको हम कॉलम को एक्सक्लूड कर सकते हैं रिपोर्ट के पार्ट में से। अभी मेरा काम हो गया डेटा, क्योंकि मैं इसके बेस सॉर्ट करता हूँ, गड़बड़ा जाता है सिस्टम मेरा, कि अल्फाबेट जाता है, ये नंबर तो है ही नहीं, सिस्टम के लिए ऑर्डिनल डेटा नहीं है। आप जो मंथ निकाल रहे हैं, मंथ नंबर नहीं है, टेक्स्ट है। तो सिस्टम कभी भी इसको जो ऑर्डिनल डेटा कंसिडर नहीं करेगा, तो टेक्स्ट ही कंसिडर करेगा। तो जब भी आप डेट के साथ काम कर रहे हो, मंथ के साथ, तो मेक श्योर करो पैरेलली आप उसका सब्स्टिट्यूट रखो नंबर की केस में। बिना नंबर के वो डेट को हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज चैलेंज हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये डेटा पॉइंट्स आपके पास आ रहा है। अब इसमें एक केस हुआ था, यूजर कहता है मुझे एक, let's write a query to get top 10 selling subcategories. Top 10 selling subcategories. तो सबकेटेगरीज निकाल लेते पहले तो, सबकेटेगरी राइट क्लोज सेल्स फ्रॉम बाय ऑर्डर, ठीक है, सारा डेटा है। ऑर्डर बाय सेल कर लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डेटा अभी भी 10 रिकॉर्ड्स अप्रॉक्स है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं, 1490। मुझे यहाँ पे एक टर्म आता है टॉप लिखने का। टॉप के केस में क्या है कि जो नंबर आपने दिया है इस टॉप को, उतने ही काउंट आपको निकाल के दे देगा वो। मेरे केस में 10 दिया है तो 10 आ जाएंगे, मैंने 5 दिए होते अगर, तो 5 आ जाते। तो जैसे आपके पास केस बनता है टॉप का, बॉटम नाम से कोई चीज नहीं है कॉपी देना पड़ेगा। अब बॉटम चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऐसा वैसा कर देंगे इसको, फिर बॉटम से आ गया। तो लोअर जो सेल मेरे पास कैटेगरी 8 की है, 3 पॉइंट कुछ की, या कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ ऊपर से नीचे आ रही है, ये आ रही है, लोएस्ट बाइंडर है, देन सब्सिक्वेंटली वो हायरार्की चल रही है। तो डेटा जैसे आपके पास बनता है वैसे कैरी करते हैं। तो इसमें एक केस हो रहा था, लेट्स से मैं देखता हूँ यहाँ पे जुगाड़ था इसका। टॉप कीवर्ड इन सीक्वल सर्वर, सीक्वल सर्वर सर्च करें, जब भी सर्च करो तो आप जो आप कर रहे हो सीक्वल सर्वर है, क्योंकि एसक्यूएल सर्फ लिखोगे तो कई बार वो माई सीक्वल या ओरेकल को कनेक्ट कर देता है, इसलिए पूछ करना को ऐसा सर्च नहीं करो, क्योंकि क्वेरी कल तो जाएंगे आपकी। चलिए, अब बढ़ा रहा है। तो टॉप एक्सप्रेशन आपके पास परसेंटेज सिस्टम दिया है इसमें,
टॉप में आप एन देते हो तो ठीक है, जैसे मेरे केस में हमने दिया था टॉप एन वैल्यू, उसको डेटा उतना ही निकालना है। अब इसमें टॉप के केस में परसेंटेज आप कीवर्ड दे देते हो तो उससे क्या होता है, मेरे केस में जैसे 1000 रिकॉर्ड्स है और मैंने यहाँ 20 दे दिया तो कितना हो जाएगा, 1020% आ जाएगा। तो इनकेस परसेंटेज फॉर्मेट में डेटा चाहिए तो आप परसेंटेज को मैप कर सकते हो ट्रूथ केस में। मेरे केस में लेट्स से ट्राई करता हूँ मैं कितना आता है मेरे केस में डेटा। लेट्स से मेरे टोटल 1500 रिकॉर्ड्स हैं अब, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 10% ले लेते हैं, 10%, तो अराउंड 14.5 है। तो परसेंटेज सिस्टम आपके पास है तो परसेंटेज कैरी करो, आपको नॉर्मल सिस्टम में नॉर्मल दोनों केस चलते हैं। परसेंटेज में सैम्पलिंग के लिए ठीक होता है ये, आपको एक जैसे 2% डेटा निकाल लिया सैंपल करने के लिए, तो डेटा जितना बड़ा हो आपके एक आइडल नंबर मिल जाता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। अब यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको विंडो फंक्शन बोलते हैं, और यह टेक्निकली बोलो तो रैंक फंक्शन सही है, ठीक है। तो इसमें आपके पास में कुछ फंक्शन की लिस्ट है, मैं आपको रेफर करता हूँ। देखिए कैसे अलग अलग है, रो नंबर, डेंस रैंक वगैरह का कब से दे रखे। सबसे पहले जो हम काम का है ये है, ठीक है। रो नंबर में क्या है, कभी आपको अपने रिपोर्ट में सीरियल नंबर देना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 के को सीरियल नंबर देने, तो वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने इसको, अब मेरे केस में देखते हैं, चलो मैंने क्या करा, लेट्स से सेलेक्ट सब कैटेगरी, तो चलिए ये काम दे रहा है मेरा, ठीक है। ये 14 रिकॉर्ड्स है अप्रॉक्स, कंडीशन दे जो अभी सेल्स इज ग्रेटर देन 5000, थोड़ा नंबर छोटा करने के लिए, ठीक है। अराउंड 22 रिकॉर्ड्स हो गए। अभी कहता है आपके पास में जो रो नंबर आपके पास है, और ओवर बाई है क्या, ऑर्डर बाई था जस्ट इसका दिया इसको, ऑर्डर बाई था सर दिया पार्टीशन में, हाँ ऑर्डर बाई है, ओवर ऑर्डर बाई सेल्स। तो सॉर्टिंग जो देनी है किस हिसाब से देनी है, हैश दिस नाम है कुछ भी दे देना, आईडी वाईडी। तो इसने क्या करा है, इसके बेस पे रैंकिंग देनी स्टार्ट कर दी उसको। जो आपका हाईएस्ट रैंकिंग है कि डेटा ऑलरेडी सॉर्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, इसने ऑलरेडी सॉर्ट कर लिया। डेटा जो मेरे पास में है लोअर टू हायर जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो जैसे डेटा वैल्यू बन रही है वैसे हम कैरी कर सकते हैं। और मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, लेट्स से तो क्या हुआ, हायर टू लोअर चला गया। तो जैसे आप रिपोर्टिंग है उस हिसाब से कैरी करो, ऑर्डर बाई जो आप दोगे उसके बेस पे रोल नंबर निकाल निकाल के देगा आपको, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसको कैरी करने का वही है, ठीक है। अब यहाँ पे केस लेते हैं, लेट्स से मैंने सेलेक्ट सब कैटेगरी और सेल्स करते हैं फ्रॉम माइनर, ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है रैंक, ठीक है, ओवर ऑर्डर बाई लेट्स से सब कैटेगरी, सब कैटेगरी ध्यान देना, थोड़ा ट्रिकी केस है ये, आर एन के नाम देता हूँ चलो इसको, ठीक, हेडर है मेरा वो। अब रैंक क्या करता है, डेटा को रैंकिंग देना स्टार्ट करता है, मतलब एसेसरीज क्योंकि यूनिक नंबर मेरे पास में है, तो एसेसरीज को 1 दिया है उसने, जब तक एसेसरी आ रहा है 1 देता रहेगा आपको। दूसरा आया ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है सारा एप्लीकेशन में, नोटिस करा 63 तक उसे एसेसरी मिला, तो नेक्स्ट रैंक क्या मिला उसको, 64। आप जब तक ये 64 आपका कंज्यूम हो रहा है वो रैंक को इंटरनल इंक्रीमेंट करे लेंगे, आप वो दिखाएगा नहीं, तो डेटा को 64 नेक्स्ट आपके पास 8 के टाइम पे उसने चेंज करा है। जैसे वैल्यूज आती है वैल्यू से कॉरस्पॉन्डिंग चेंज करते हैं, थोड़ा आप उसमें डेटा कम करने वाले हो, बहुत ज्यादा डेटा है यार। सेल्स इज लेट्स से 4000 सामने जाती है। अप्लायंसेस बाइंडर ओके तो मिस कर गया, उसके बाद में चेयर्स देन सब्सटेंशियली कॉफी है,
मतलब वो इंटरनली उस रैंक को मेंटेन कर रहा है चीजों को कैरी करने के लिए। जो रोल नंबर था आपका, रोल नंबर सीरियल नंबर, वो कहीं से भी रैंकिंग का सिस्टम नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली रन करता है, उसको पैरेलली भी रन कर सकता हूँ। रन करा मैंने इसको, जो आपके पास डेटा पॉइंट्स है सेल के बेस पे डिसेंडिंग चल रहा था क्योंकि आपके सॉर्टिंग आपकी जो हो रखी है सेकंड अप्लायंस बेस हो रखी है, इसलिए इसने उसको सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, आप चाहो तो ऑर्डर बाय कर लो उसको, ऑर्डर बाय वन। आउटपुट के बाद की बात है वो, फिर रैंकिंग खराब होगी आपकी। ठीक है, दोनों पैरेलली चला सकते हैं लेकिन रिकमेंडेशन में नहीं है। और उसके बाद एक फंक्शन और आता है डेंस रैंक। डेंस रैंक ये भी रैंक की तरह ही है, लेकिन बस ये जो इंटरनल इंक्रीमेंट है रैंक का वो ना करके आपको दिखा देता है उसको। सब कैटेगरी का नाम ब्रैकेट बस डी रैंक बोल देता हूँ उसको, हेडर कुछ भी दे देना, कॉमन कर दिया मेरा। तो इस वाले केस में जो आपके पास डेटा है ये नॉर्मल रैंक है, मैं इसको नोटिस करना अपने डेटा को चले जा रहा हूँ। इस वाला था नॉर्मल रैंक वाला सिस्टम, इसने क्या जितना कंज्यूम करा उसने उसके आगे कंटिन्यू, जबकि डेंस रैंक क्या है, जहां तक वो डुप्लीकेट था डुप्लीकेट कर दिया, नेक्स्ट वैल्यू आपकी यूनिक मिलेगी, उसको इंटरनल कैलकुलेशन नहीं करेगा। रैंक आपको इंटरनल इंक्रीमेंट कर रहा है, जबकि डेंस रैंक इंटरनल इंक्रीमेंट नहीं करेगा चीजों के साथ में। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आती है उस हिसाब से कैरी करो। ठीक है ना, हम प्राइमरी जो यूज करते हैं इसको यूज करते हैं कि रिपोर्ट में हम मैनुअली इंक्रीमेंट देने के लिए हम चाहते हैं प्रिंट करते वक्त या डेटा जब निकल रहा है तो वहाँ पे मुझे रोल नंबर आएंगे, फिर जब उसको पाइथन पे लेके आऊंगा कहीं पे फ्रंट एंड लेके आऊंगा तो मुझे वहाँ पे रैंक थोड़ा रिपोर्ट में ठीक दिखता दिखने के लिए। रैंक क्या रहा हूँ, रोल नंबर। ठीक है, इतना रख लेते हैं उसको। इसमें आपके दो चीजें इंपॉर्टेंट जो हम कल करेंगे, एक तो व्यूज है, सीक्वल व्यूज कैरी करेंगे उसको, सीक्वल व्यू में थोड़े से केसेस आते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे व्यूज के बाद ज्वाइन, या ज्वाइन पहले कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट ऑपरेटर, सेट में आपके पास आ रहा है यूनियन, यूनियन हो गया, इंटरसेक्ट हो गया और एक्सेप्ट हो गया, और उसमें यूनियन ऑल करके केस आता है। उससे डेटा आपके पास मल्टी टेबल का सिस्टम आना है सट जाएगा। ज्वाइन लेके फ्लैग ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी डेटा हमारा सब रीडिंग पे है।